सियासत की महारथी कैसे बन गई सोनिया। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है। जानिए उनकी राजनीतिक जिंदगी के किस्से। साल 1999। एक वोट से विश्वास मत हार चुकी वाजपेयी सरकार एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। करगिल युद्ध के साये में हुए आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को साफ बहुमत हासिल हो चुका था। नई सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सत्ता में भले ही वापसी हो चुकी थी, लेकिन वाजपेयी सरकार की चुनौतियां कम नहीं हो रही थीं। 114 सीटों वाली कांग्रेस लोकसभा में बतौर विपक्षी दल मजबूत उपस्थिति दिखा रही थी। 33 सीटों के साथ सीपीएम, 26 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी और 7 सीटों के साथ आरजेडी मिलकर विपक्षी धार को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में संसद को चलाने के लिए तत्कालीन सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। जैसा कि रवायत है, संसद सत्र को चलाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की होती है। लिहाजा तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री लगातार विपक्षी बेंचों पर आकर बैठ जाते। कभी सीपीएम नेता सोमनाथ चटर्जी के पास तो कभी विपक्ष के उपनेता माधवराव सिंधिया के पास। लोकसभा में जरूरी विधेयक पास होते रहें, इसके लिए वे कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ गुफ्तगू करते तो कभी कांग्रेस के तत्कालीन मुख्य सचेतक प्रियरंजन दास मुंशी के साथ। लोकसभा में भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा तब पहली बार बतौर सांसद आया था। वो विपक्ष का बड़ा चेहरा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संसदीय कार्य मंत्री विरोधी नेताओं के पास आकर क्यों बैठ जाता है। वो नेता थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो पहली बार अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा की सदस्य बनी थी। तब संसदीय कार्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेता और चमकदार चेहरा प्रमोद महाजन। सोनिया को आश्चर्य होता था कि प्रमोद महाजन विरोधी दलों के नेताओं के पास क्यों आते जाते रहते हैं। लोकसभा की प्रेस गैलरी में पत्रकारों ने महसूस किया कि सोनिया ने अपने तत्कालीन चीफ व्हिप प्रियरंजन दास मुंशी से इस बारे में कुछ पूछा है। बाद में मुंशी ने खुद ये जानकारी रिपोर्टरों से साझा की थी। मुंशी ने सोनिया को समझाया था कि संसदीय कार्य मंत्री के नाते संसद के सत्र को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए वे अक्सर कभी माधवराव सिंधिया के पास आते हैं तो कभी उनके यानी मुंशी के पास तो कभी किसी अन्य विरोधी नेता के पास। मुंशी के मुताबिक उन्होंने तब सोनिया को समझाया था कि प्रमोद विपक्षी नेताओं को समझाकर अपने विधेयक पारित कराने और बहस सुचारू रूप से कराने की कोशिश करते हैं। यह हैरत की बात है कि जिस परिवार की 3 पीढ़ियों के 6 लोग तब तक सांसद रह चुके हों, जिस परिवार के 3 लोग देश के प्रधानमंत्री रह चुके हों, उसी परिवार की मुखिया को संसदीय राजनीति की ये बारीकी पता नहीं है। संसदीय राजनीति में सोनिया गांधी का अनुभव न होने के चलते ही शायद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के उपनेता का भी विधान किया गया। ये जिम्मेदारी माधवराव सिंधिया को मिली थी, जबकि तब कांग्रेस की ओर से कई पूर्व मुख्यमंत्री मसलन आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एन जनार्दन रेड्डी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगरप्पा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले और शरद पवार लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन सोनिया गांधी ने धीरे धीरे सब कुछ सीखा, संसदीय कार्यवाही की बारीकियां सीखी और उसके बाद तो इतिहास है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक संसद में जब भी सरकार के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है, उसके बहस की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष को ही करनी होती है। जाहिर है कि ऐसी बहसों की शुरुआत बतौर नेता विपक्ष सोनिया गांधी को करनी होती थी। तब कांग्रेस के उनके सलाहकार मसलन जनार्दन द्विवेदी उन्हें फुल स्केप पेज पर स्केच पेन से रोमन लिपि में लिखा भाषण देते थे। प्रेस गैलरी की पहली लाइन वाले उन रिपोर्टरों को ये भाषण साफ दिख जाते थे जिनकी सीटें नेता प्रतिपक्ष के ठीक ऊपर अलॉट हैं। तब सोनिया रुक रुक कर अपना भाषण पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वही सोनिया बदल गई। 10 साल तक कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के मुखिया भले ही मनमोहन सिंह हो, लेकिन दुनिया जानती है कि उस सरकार को सही मायने में सोनिया गांधी ही चला रही थी। सोनिया गांधी की राजनीति में दिलचस्पी ना के बराबर थी। अगर दिलचस्पी होती तो वे शुरू से राजीव गांधी के राजनीति में जाने का समर्थन करती। संजय गांधी के निधन के बाद 1980 में राजीव गांधी को जब इंदिरा गांधी राजनीति में लेकर आईं और उन्हें अमेठी के उपचुनाव में उतारा, कहा जाता है कि तब भी सोनिया खुश नहीं थी। 1983 में सोनिया गांधी से जुड़ा एक और किस्सा उस दौर की समाचार पत्रिकाओं की सुर्खियां बना था। तब लोकसभा में दक्षिण भारत से 2 धाकड़ विपक्षी सांसद होते थे। दोनों के नाम में कुछ समानता भी थी। एक थे आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम के सांसद पी उपेंद्र
तो दूसरे थे केरल के केपी उन्नीकृष्णन। लोकसभा में बोफोर्स का मुद्दा केपी उन्नीकृष्णन ने ही उछाला था, जिसमें सोनिया गांधी के नजदीकी इटली निवासी क्वात्रोक्की का नाम भी आया था। इससे सोनिया गांधी बहुत नाराज थी। 1983 में राजीव गांधी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। उनके साथ सोनिया गांधी भी थी। हैदराबाद हवाई अड्डे पर उनका सामना पी उपेंद्र से हुआ। सोनिया गांधी तब उनके लोकसभा में उनका नाम उछालने को लेकर उलझ गईं। उपेंद्र इस तथ्य को समझ नहीं पाए और हक्का बक्का रह गए। राजीव गांधी जब इसे समझे तो उन्होंने तब सोनिया को समझाया था कि मामला पी उपेंद्र ने नहीं, केपी उन्नीकृष्णन ने उछाला था। साफ है कि तब सोनिया पी उपेंद्र और केपी उन्नीकृष्णन के बीच का फर्क नहीं समझ पा रही थी। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव बीते हैं। इसी बहाने चुनावी मैदान में सोनिया गांधी के बोले 4 शब्द याद आ रहे हैं, जिन्होंने राजनीति की दिशा ही बदल दी। पता नहीं सोनिया गांधी ने यह जाने में बोला था या अनजाने में। 1999 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रचार के दौरान सोनिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को गद्दार कहा था। इसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और उसे फायदा भी मिला। इसी तरह 2007 के गुजरात के विधानसभा चुनावों के दौरान सोनिया ने नवसारी की सभा में मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मोदी इस बयान को ले उड़े थे। कहा जाता है कि बीजेपी को बहुमत दिलाने में सोनिया गांधी के इस बयान की बड़ी भूमिका रही। भले ही कांग्रेस आज निस्तेज दिख रही हो, लेकिन उसकी जो भी चमक इन दिनों बाकी है, उसकी वजह सोनिया की शख्सियत ही है, जो अब राजनीति समझ गई और मौके के हिसाब से दांव लगाना जानती भी हैं और समझती भी हैं।